गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमृतेश्वर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट, जो क्लास 10 के साइंस विषय का है, जिसमें हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम 40 में 40 कैसे ला दें। तो 40 में 40 लाने के लिए पहला क्वेश्चन है, आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो दिख रहा है क्या, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, उत्तल की भी धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा कि किसकी ऋणात्मक होगी, तो ऋणात्मक अवतल की होगी। किसकी होगी, अवतल की होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर कि दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी f जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी, और r इजकल टू 2f, यानी r त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की क्या होती है, दुगनी होती है। यानी आंसर आपका क्या है, बी हो जाएगा। आगे, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आगे फिर है क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए, सबसे कम झुकता है कौन, लाल, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए झुकता कम है, यानी इसका विचलन कम होता है। और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसलिए यह झुकता अधिक है, यह झुकता अधिक है। तो अधिक झुकेगा, ये आंसर आपका होगा लाल, क्योंकि ये कम झुकने वाला पूछ रहा है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो बड़ा किससे बनेगा, अवतल में बड़ा बनता है। अवतल में वास्तविक भी बनता है एवं काल्पनिक, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। लेकिन काल्पनिक में कैसा बनता है, बड़ा बनेगा। इसमें काल्पनिक में छोटा बनता है, और इसमें काल्पनिक में बराबर बनता है, और इसमें काल्पनिक में छोटा बनता है। यानी पूछ देगा कि किस दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइएगा उत्तल दर्पण। किस दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक एवं बराबर प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण। किस दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हजामत बनाने में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल साइड मिरर में होता है। और समतल दर्पण आप देखे होंगे घर में भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर अवतल भी इस्तेमाल होता है। अब इसके आगे चलते हैं। दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष कितने अंक का है, 3 अंक, 1 2 3। तो उपचार 4 अंक से होगा, यानी कौन लेंस, अवतल लेंस। अगर रोग 3 अंक का है तो उपचार 4 अंक से होगा। रोग 2 अंक यानी दीर्घ या दूर दृष्टि, तो दूर 2 अंक का है तो उपचार 3 से होगा, उत्तल से होगा। तो दूर के लिए क्या होगा, उत्तल, और नजदीक के लिए क्या होगा, अवतल दर्पण। नजदीक के लिए कौन होगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर। आप देखे होंगे, एक छोटा सा मीटर होता है जिसमें बल्ब आदि जांच करने के लिए आप लेने जाते हैं, तो ठेका करके देखता है कि मीटर काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके बाद दे देता है। तो इसका मतलब वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का प्रतिपादन मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था,
मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। अब आगे है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, आप इन सभी एसआई मात्रकों को एक बार कंप्लीट कर लीजिए। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी विभवांतर और विभव दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है और कूलाम्ब आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आप किसका पूछ रहे हैं, विभवांतर का, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वोल्ट आंसर कहेंगे। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखिए श्रेणी क्रम में बढ़ता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, बढ़ता, और समानांतर क्रम में क्या होता है, घटता है। तो जब बढ़ने का पूछेगा तो श्रेणी क्रम कहेंगे और घटने का पूछेगा तो क्या कहेंगे, समानांतर क्रम की चर्चा करेंगे। अब आगे है क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है, चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है। आप देखे होंगे चुंबक है और चुंबक के इर्द गिर्द जो क्षेत्र कायम होता है उसी को चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। ये कल्पना करने से बनता है, इसलिए कैसा होता है, काल्पनिक होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा मतलब क्या, 1 किलोवाट घंटा माने 1000 और गुने 1 घंटा में 3600 सेकेंड, मतलब 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसको एक बीओटी यूनिट भी कहा जाता है, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मान कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसे कमांड कर जाइए, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब उसके बाद है क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाएगा वो स्रोत जिसका भंडार अक्षय हो, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं हो, तो ऐसे स्रोत को नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। जैसे नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो देखिए अपसारी कौन होता है, जो अपसृत करता है, तो अवतल को अपसारी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद है 16 के बाद क्वेश्चन 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। तो लाल, हरा, नीला मतलब क्या, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, उपरोक्त में लाल भी, हरा भी, नीला भी, इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो देखिए रंगीन भाग क्या होता है, आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका जो होता है वो रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है, आइरिस या परितारिका होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। 1 HP मीन्स 746 वाट, 1 HP मीन्स 746 वाट होता है। अब उसके बाद है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, इसमें आंसर गलत दिया है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, आवर्धक कांच के रूप में, आवर्धक कांच के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। आगे, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। अब उसके बाद है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होना चाहिए आपके नजर में। तो देखिए एम्पियर घंटा पढ़े, Q इजकल टू क्या, IT, Q इजकल टू IT। I का मतलब क्या होता है, I विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और T का मतलब टाइम, समय, समय को हम घंटा में भी लिख सकते हैं। तो एम्पियर घंटा मतलब Q, और Q को क्या कहते हैं, आवेश, Q को क्या कहते हैं, आवेश। तो ये क्या हो जाएगा, आवेश का ऐसा ही मात्रक हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट यानी शक्ति, वाट का किसका है, शक्ति का। तो वाट शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा,
और बटा में होता है समय, विद्युत ऊर्जा बटा समय, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल बटा समय। आंसर देखिए तो ये हो गया जूल बटा में क्या, समय, जूल बटा समय इसका आंसर हो जाएगा। जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ते चलिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आप जानते हैं एम्पियर। इसमें सबको याद कर लीजिए, सबको याद कर लीजिए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। वोल्ट होता है किसका, विभवांतर का, विभवांतर का वोल्ट होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। और वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस कौन है, तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग माने जो भूतापन, वैश्विक तापन हो रही है जिसके कारण गर्मी में ज्यादा इजाफा हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छूटने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। शरीर में भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण है। कौन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चूंकि ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं तो इसको उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, देखिए कली चूना मतलब CaO, जब जल डाला जाता है H2O तो मिलके बनेगा CaOH होल ट्वाइस, मिलके बनेगा CaOH होल ट्वाइस। और इसमें क्या आप घर में देखे होंगे, चूना को लाकर जब पानी में डाला जाता है तो पानी गर्म होकर खदकने लगता है, मतलब इसमें क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो जो उष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जिसमें उष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन है, इसमें कॉपर है। इसमें कौन है, इसमें कॉपर है, Cu है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व इसमें क्या है, कॉपर है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कॉपर है। इसके बाद है क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं क्या, चूना जल का रासायनिक, देखिए ये कली चूना है, कली चूना मतलब CaO, याद रखिएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और ये जो आप देख रहे हैं CaOCl2, इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है, विरंजक चूर्ण कपड़े आदि की सफाई में इस्तेमाल होता है। ये CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चूना जल, बुझा हुआ चूना या इसको कहते हैं चूना जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर दूधिया हो जाता है। तो आंसर डी हो गया। अब आगे है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होना चाहिए, तो pH मान अम्लीय है इसलिए क्या होना चाहिए, pH मान क्या कर रहा है, नीला लिटमस पत्र को लाल, तो क्या हो जाएगा 10-11, क्योंकि क्षार होगा, तो क्षार होगा तो ये और बी दोनों हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो देखिए एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ये सहसंयोजक बंधन होते हैं 3। एल्काइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर एल्केन होगा तो एल्केन के बीच एक बंधन होगा, एल्कीन के बाद डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जब पूछेगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन का 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र, देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। आगे है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन के नाम से जानते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम को लवण को साबुन कहा जाता है। आगे है CHO, किसका, एल्डिहाइड समूह को CHO मूलक होता है। देखिए इसमें कौन कौन होता है, एल्डिहाइड समूह के लिए क्या हो जाएगा CHO, अल्कोहल के लिए क्या होता है OH। इसे हमेशा याद रखिएगा, दोनों ज्यादा से ज्यादा टच करता है। आगे फिर है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है, परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में, तो पहले लिथियम, लिथियम के बाद हो जाएगा बेरिलियम, तब कार्बन, तब ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन, यानी इसका आंसर क्या हो गया बी। इसे लिखते जाइएगा। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उप धातु है, सिलिकॉन क्या है, एक
उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व इसमें कौन है? देखिए तो जितना भी अधातु होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो कार्बन भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु और फास्फोरस भी अधातु। तो धातु कौन है? धातु है सोडियम। तो सोडियम इसमें क्या होगा? विद्युत धनात्मक होगा। इसके आगे है टिहरी बांध का निर्माण किस? तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस प्रदेश में है? तो टिहरी बांध पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तो अब यह उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड। जबरदस्त तरीके से इसको याद कर लीजिए। आगे है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ उपयुक्त में से सभी को बनाया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका? सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सौर सेल में किसका इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि एलपीजी, बायोगैस और कोयला ये तीनों घरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए, कह रहा है Cu + O2 बराबर CO। देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन जाके जुड़ के CO का निर्माण कर रहा है। यह ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है? CO। इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए यहाँ H2 दो ठो, यहाँ भी दो ठो, क्लोरीन दो ठो, तो यहाँ पर भी क्लोरीन दो ठो है, तो ये संतुलित है। यहाँ Pb एक, तो इधर भी एक। नाइट्रोजन देखिए यहाँ ठो, दो ठो, यहाँ पर कितना? एक है। इसका मतलब यही संतुलित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। चूंकि जल उदासीन होता है तो जल का पीएच मान भी क्या होता है? 7। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। यानी क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल कौन है? CH3COOH इसमें दुर्बल अम्ल है। C3 एसिटिक CH3COOH, इसको हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है क्रायोलाइट अयस्क है किसका? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19। पोटेशियम देखिए, क्लोरीन का 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, और कैल्शियम का कितना होता है? 20। कैल्शियम का होता है 20। आगे फार्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल को हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी आदि डंक मारती है। चींटी, मच्छर आदि, मच्छर का चींटी, और फिर ये बेड़नी, हड्डा, ये सब मारता है, तो उसमें क्या होता है? उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है, यानी मेथेनोइक अम्ल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण हमें जलन का एहसास होता है। अब इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है? देखिए इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5, मिथाइल एथाइल C2H5OH। एल्काइन कौन है? देखिए एल्काइन कौन होता है? एल्काइन कौन होगा? जिसमें CnH2n-2 होगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है? दो है, तो दो यहाँ पे क्या? 2 × 2 + 2 है, इसलिए इसको हम लोग एल्केन समूह कहेंगे। इसमें क्या है? CnH2n+2 है, तो इसको भी एल्केन समूह कहेंगे। ये क्या है? CnH2n है, देखिए तो इसका दुगना है, तो इसको एल्कीन समूह कहेंगे। तो हमारा एल्काइन समूह यही है, क्योंकि इसमें 2 है और H का मान 2 × 2 - 2 हो गया, यानी C2 और H 2 2 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो एल्काइन समूह कौन है? C2H2। इसको एसिटिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिलीन। क्या कहा जाता है? एसिटिलीन का सूत्र C2H2 और बेंजीन का सूत्र C6H6। ये दोनों बहुत ज्यादा टच करता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H12O11, B C12H12 और O11 होता है। एसिटिलीन में
कार्बन कार्बन के बीच देखिए एसिटिलीन चूंकि क्या है, एसिटिलीन एल्काइन समूह है, और एल्काइन समूह में बताया कि कार्बन परमाणुओं के बीच कितना बंधन होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं। क्या होते हैं, अंकुरित बीज को ढक के उसमें चेक किया जाता है कि श्वसन की क्रिया इसमें हो रही है या नहीं है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो देखिए पोषण की क्रिया होगी नहीं, श्वसन नहीं, उत्सर्जन, क्योंकि वृक्क जो है वो क्या करता है, रक्त से नाइट्रोजनी विकार को अलग करके रक्त को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है आपका, इसके बाद है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो देखिए पौधों में पानी के लिए जिम्मेदार, पानी को नीचे से ऊपर तना पत्तियों तक पहुंचाने में जाइलम महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये तरल संयोजी उत्तक हो, ये क्या है, एक पादप उत्तक है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, सब लोग जानता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसे एकदम कंफर्म कर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो फलों को पकने का काम एथिलीन के द्वारा। ऑक्सीजन जो होता है वो पौधे के बढ़ने में सहायक होता है। जिब्रेलिन्स का काम क्या होता है, तो जिब्रेलिन्स केवल और केवल बड़े फलों और फूलों को उत्पादन करने में इस्तेमाल होते हैं। एथिलीन जो होता है ये क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल होता है उसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो जो तरंग की तरह इस तरह से निकला होता है डेंड्राइट, जो क्या करता है, सूचनाओं को मस्तिष्क तक, केंद्रक तक पहुंचाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, आपातकाल का हार्मोन कौन है, एड्रीनलिन। आपातकाल का हार्मोन कौन है, एड्रीनलिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो देखिए चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आगे फिर है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो 270 दिन, 9 महीना, यानी 9 27 लगभग 270 दिन होता है। गंगा एक्शन प्लान कब हुआ था, 1985 ईस्वी में गैप, यानी गंगा एक्शन प्लान की खोज की गई थी। तो गंगा एक्शन प्लान क्या है, वो प्लान जिसके तहत क्या किया जाता है, गंगा की सफाई का कार्यक्रम चलाई जाती है, तो उसी को हम लोग गंगा एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन को प्रभावित करती है, तो देखिए टीबी जो है श्वसन को प्रभावित करती है। टीबी यानी यक्ष्मा, यानी टीबी श्वसन को प्रभावित करता है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो देखिए ये दोनों सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, जब रक्तचाप अधिक बढ़ जाता है तो मस्तिष्क में क्या होता है, रक्तचाप के कारण बढ़ने के कारण मस्तिष्क में धमनियां फट जाती है और रक्त का स्राव होने लगता है, बहाव होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। आगे निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण, तो परजीवी कौन है, कसकुटा जो है परजीवी पादप होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, अलिंदों के द्वारा। किसके द्वारा, अलिंदों के द्वारा। आगे हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है, मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो होती है वो मुकुलन होती है। जनन संचारित रोग कौन है, तो जनन संचारित रोग जो है वो सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, इनमें से सभी जो है जनन से प्रभावित रोग होते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्यदल पुंज होता है। बाहरी भाग क्या होता है, बाह्यदल पुंज होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। आगे फिर है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, इंसुलिन करता है। और इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो इसलिए डॉक्टर इंसुलिन की सुई देता है। जब अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं काम करना बंद कर देती है। पादप वृद्धि हार्मोन्स कौन है, देखिए पादप वृद्धि हार्मोन्स
इसमें कौन है, जिब्रेलिन्स है, क्योंकि एड्रेनालिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन ये पादप के लिए है ही नहीं, ये सब जंतुओं के लिए है। हार्मोन स्रावित होता है किससे, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। अब आगे कहता मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जो दिन भर में 1.5 लीटर लार की उत्पत्ति करती है, जो दिन भर में 1.5 लीटर लार की उत्पत्ति करती है। अब इसके बाद है एंड्रोजेम। एंड्रोजेम क्या है, तो एंड्रोजेम जो है वो मेल हार्मोन्स है, पुरुष हार्मोन्स होता है। और उसके बाद होता है मटर को अपने प्रयोग में कौन लाया था, मेंडल ने सबसे पहले मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो इस तरह से आपका 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।